नमस्कार। एमए हिंदी के इस वीडियो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। एमएचडी 4 यानी कि नाटक और अन्य गद्य विधाएँ नामक पाठ्यक्रम से संबंधित एक यात्रा वृत्तांत किन्नर देश की ओर पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। किन्नर देश की ओर एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। यह किन्नर देश की ओर इस पाठ्यक्रम के अंदर ये यात्रा वृत्तांत आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और इसकी विशिष्टता को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी समझेंगे कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है और यात्रा वृत्तांत को गद्य साहित्य के एक विधा के रूप में क्यों स्वीकृति मिली है। आप ध्यान दें कि यात्रा वृत्तांत, जिसे हम चाहें तो यात्रा संस्मरण भी कह सकते हैं, वो किसी यात्रा का एक तरह से वर्णन है, किसी यात्रा का वर्णन है जो लेखक अपनी याददाश्त के आधार पर लिखता है। कभी कभी वो डायरी में भी लिखता है, बाद में उसे संस्मरण का रूप देता है और कभी कभी वो यात्रा वृत्तांत पूरी यात्रा खत्म होने के बाद भी लिखता है। लेकिन सामान्यतः जो यात्रा संस्मरण लिखना चाहते हैं वो यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण के लिए साथ में एक डायरी या नोटबुक जरूर रखते हैं और उसमें वो अपनी यात्रा में जो विभिन्न पड़ाव हुए हैं, कोई ख़ास बात हुई है, कोई ख़ास चीज़ देखी है, उसको ज़रूर रात के समय में बिस्तर पर जाने से पहले ज़रूर उसे लिख लेते हैं। किस तरह के लोगों से मिले, किस तरह की कठिनाइयाँ सामने आई, किस तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ा, ये सब बातें सांकेतिक रूप से, पूरा वर्णन ना भी करे तो सांकेतिक रूप से लेखक लिखता है। यात्रा वृत्तांत जो है उसका उद्देश्य ये होता है कि अपने अनुभव को, यात्रा करने के अपने अनुभव को दूसरों तक पहुँचाना। हम सब जगह नहीं जा सकते। जैसे राहुल सांकृत्यायन जो है उन्होंने हिमालय की बहुत यात्राएं की है। 4 बार वो हिमालय पार करके तिब्बत गए और इसके अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश और दूसरे जो पर्वतीय स्थान हैं हिमालय में, उन सब की बहुत कहना चाहिए यात्राएं की। अगर हम राहुल जी से तुलना करें तो हिमालय की इतनी यात्रा हम में से शायद ही कुछ लोगों ने की होगी और इस दृष्टि से हम जहाँ नहीं जा सके, हम उन चीज़ों को, उन जगहों को, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है राहुल सांकृत्यायन जैसे लेखकों के यात्रा वृत्तांत पढ़कर। एक और बात ध्यान दें कि ये जो यात्रा वृत्तांत आपके पाठ्यक्रम में है वो यात्रा वृत्तांत लिखा गया था 1948 में। 1948 में उन्होंने ये हिमाचल की यात्रा की थी। किन्नर देश जो है हिमाचल का ही एक पहाड़ी हिस्सा है जिसे उन्होंने उसकी यात्रा की थी। 1948 में उनको जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, जो अनुभव उनको हुए, हो सकता है कि आज 70-72 साल बाद में वो न हो, उससे बिल्कुल भिन्न स्थितियाँ हो वहाँ की। हो सकता है कि सड़कें बन गई हो बहुत अच्छी, हो सकता है कि जगह जगह और तरह की सुविधाएं हों, जैसे कि मोटर कारें, बसें वगैरह चल रही हों। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यात्रा वृत्तांत के द्वारा न केवल हम उन जगहों के बारे में जानते हैं, बल्कि उन जगहों के बारे में पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है, इसको भी हम जान सकते हैं। तो इस रूप में यात्रा वृत्तांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल यात्रा का उल्लेख करने से कि मैं यहाँ पर गया, मैं इन लोगों से मिला, रास्ते में जो है मुझे इस तरह की कठिनाइयाँ हुई, केवल इस तरह का वर्णन करने से यात्रा वृत्तांत नहीं बनता और वो साहित्यिक रचना तो बिल्कुल भी नहीं बनती। उसके लिए लेखक के पास में न केवल जानकारियाँ होनी चाहिए, न केवल उसे वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के जीवन के बारे में
उसके भूगोल के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए, बल्कि वह मानव जीवन के अनुभवों की विविधता को, मानवीय संवेदना को, संपूर्ण मानव जाति की आंतरिक एकता को उजागर कर सकने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। एक बड़े उद्देश्य के साथ उसे यात्रा संस्मरण लिखना चाहिए। अगर वो नहीं है उसके पास में, अगर वो दृष्टि नहीं है उसके पास में, जिस दृष्टि के बिना यात्रा वृत्तांत अगर वो लिखेगा तो केवल एक यात्रा का लेखा जोखा होगा जो पाठक को कभी भी अपनी तरफ आकृष्ट नहीं करेगा। तो एक अच्छा यात्रा वृत्तांतकार जो है, एक अच्छा यात्रा लेखक जो है, वो कभी भी संकीर्ण सोच और अपने से भिन्न दूसरे लोगों के प्रति विषम भाव, एक अच्छा यात्रा वृत्तांत में प्रकृति, संस्कृति, इतिहास, स्थापत्य, रीति रिवाज और लोक जीवन के संवेदनशील और प्रामाणिक चित्र अंकित होते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो यात्रा वृत्तांत के माध्यम से किसी जगह की यात्रा हम नहीं करते, बल्कि उस जगह के माध्यम से मानव जीवन की यात्रा करते हैं, अतीत की यात्रा करते हैं, और एक तरह से कहना चाहिए कि वहाँ के लोक जीवन के बारे में हम जानते हैं, वहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं, वहाँ की प्रकृति के बारे में जानते हैं, वहाँ के जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इस दृष्टि से यात्रा वृत्तांतकार की दृष्टि उदार, मानवीय करुणा से आप्लावित और संवेदनशील होनी चाहिए। उसे उन सब अनुशासनों का ज्ञान होता है जो उसकी यात्रा में पड़ने वाले समुदायों, प्रकृति रूपों, ऐतिहासिक अवशेषों और कला रूपों को समझने में सहायक होते हैं। और ये सब विशेषताएं हमें राहुल सांकृत्यायन में दिखाई देती है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा काफ़ी पुरानी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कई यात्राएं की थी और उन यात्राओं के संस्मरण उन्होंने लिखे थे। निश्चित ही वो रचनात्मक दृष्टि से हो सकता है कि उनके यात्रा संस्मरण उतने प्रभावशाली न हों, क्योंकि वो तो एक तरह से शुरुआत ही कर रहे थे। और इसी तरह से द्वितीय युग में भी श्रीधर पाठक, स्वामी सत्यदेव परिवारजक और दूसरे कई लोगों ने भी नाटक लिखे। लेकिन जिनके नाटक सबसे ज़्यादा, जिनके यात्रा वृत्तांत सबसे ज़्यादा पढ़े गए और जिन्होंने प्रभावित किया, वो थे राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, यशपाल, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। इनके लिखे हुए वृत्तांत काफ़ी लोकप्रिय हुए, क्योंकि वो केवल जगह का वर्णन नहीं करते थे, बल्कि उसके माध्यम से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का वर्णन करते थे जिससे कि वह पूरी यात्रा बहुत ही जीवंत रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। राहुल निश्चित रूप से इसमें सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से कहना चाहिए कि जिंदगी भर उन्होंने यात्राएं की। वो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन वो बहुत बड़े यात्री भी थे। वो तत्वान्वेषी थे, वो इतिहासकार थे, वो युग परिवर्तनकारी साहित्यकार भी थे, वे कई भाषाओं के जानकार थे। आप देखेंगे कि इसमें जब आप पढ़ते हैं इस यात्रा वृत्तांत को किन्नर देश की ओर, तो आपको मालूम पड़ता है कि वो एक पहाड़ी भाषा भूटिया जो है, उस भाषा को न केवल बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बल्कि उसमें बातचीत कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो पहाड़ के नहीं थे, राहुल जी तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मैदानी इलाकों के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी थी और उनमें वो अपने को व्यक्त भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो भी लिखा वो लिखा हिंदी में ही, और इस रूप में एक प्रगतिशील मार्क्सवादी लेखक थे वो। और उन्होंने केवल यात्रा वृत्तांत ही नहीं लिखे, बल्कि और भी साहित्यिक विधाओं में उन्होंने लेखन किया। उनके लिखे हुए उपन्यास सिंह सेनापति, जय योद्धे, 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, दिवोदास, ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी तरह से कहानी लेखन में सप्तमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कन्नेला की कथा, उनके बहुत प्रसिद्ध जो है कहानी संग्रह है।
आत्मकथा लिखी थी मेरी जीवन यात्रा के नाम से 5 खंडों में। उन्होंने कई बड़े बड़े जो अपने समय के कहना चाहिए कि नेता थे, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुंग, उनकी जीवनियाँ भी लिखी और यात्रा साहित्य तो बहुत अधिक लिखा। उन्होंने कई देशों की यात्रा की थी। इनमें से एक निर्देश की ओर नाम की जो पुस्तक है उसका एक अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है। चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास, तिब्बत में 1.25 वर्ष, घुमक्कड़ शास्त्र आदि बहुत सारे उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो ये जो उनकी विशेषता है, यात्रा वृत्तांत लेखन के प्रति जो उनका आकर्षण है वो हमारे सामने पूरी तरह से उभर कर आता है। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत की विशेषताओं पर अगर विचार करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई अच्छा यात्रा वृत्तांत वही व्यक्ति लिख सकता है जिसे यात्रा करने का शौक हो। अगर आपको यात्रा करने का शौक नहीं है तो आप कभी भी यात्रा वृत्तांत नहीं लिख सकते। आप संयोग से किसी जगह पहुंच गए या ऐसे ही चले गए तो आप अच्छा यात्रा वृत्तांत नहीं लिख सकते। आपको घूमने का शौक होना चाहिए, जैसे कि राहुल जी को था। राहुल जी को घुमक्कड़ी का से बहुत गहरा लगाव था, खास तौर पर उन्हें हिमालय से बहुत लगाव था और इसलिए उन्होंने हिमालय की बहुत यात्रा की। और जैसा मैंने बताया कि वो 4 बार चलकर तिब्बत तक गए थे और वहाँ से बहुत सारे ग्रंथ लेकर आए जो कि पटना के संग्रहालय में अब भी रखे हुए हैं। उनमें से बहुत सी किताबें अभी भी पांडुलिपि के रूप में रखी हुई। यात्रा के अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के लिए उन्होंने ये पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने अपने सभी यात्रा संस्मरण, जैसा मैंने कहा, हिंदी में लिखे। यात्रा संस्मरण लिखते हुए वो यात्रा में आने वाली कठिनाइयों के बारे में, यात्रा की ज़रूरतों के बारे में, यात्रा स्थलों के इतिहास, उसकी प्राकृतिक विशिष्टता, वहाँ के लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, इसकी पूरी जानकारी देते चलते हैं। उसका मकसद ये होता है कि 2 चीज़ें उनके सामने रहती है। नंबर 1 तो यह है कि अगर ये यात्रा वृत्तांत कोई पढ़े तो उनको वह जगह जो है जहाँ की यात्रा राहुल जी ने की है वो पूरी तरह से उसके सामने उसके सभी पक्ष से उभर कर आ जाए और उसे मुकम्मल जानकारी मिल सके। दूसरी बात, वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर मेरे बाद में कोई आए तो जिन कठिनाइयों से मुझे गुजरना पड़ रहा है वो कठिनाइयाँ उसे न झेलनी पड़े। इसलिए वो बीच बीच में सुझाव भी देते रहते हैं कि सरकारों को क्या करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए। जैसे एक उदाहरण वो कहते हैं कि जगह जगह डाक बंगले बने हुए हैं या सरकार के विभाग के बहुत सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, लेकिन उसमें आम आदमियों को ठहरने की सुविधा नहीं है। उसमें सिर्फ उस विभाग से संबंधित लोग ही ठहर सकते हैं। वो कहते हैं कि साल में मुश्किल से थोड़े समय के लिए उनका उपयोग होता है और अन्यथा वो कहना चाहिए कि बंद ही रहते हैं। अगर सरकार चाहे तो इनका उपयोग सामान्य लोगों के लिए भी कर सकती है। थोड़ा बहुत किराया ले ले उनसे, थोड़ा बहुत पैसा ले ले, लेकिन अगर इनका उपयोग हो तो लोगों को ऐसे स्थलों पर जो बहुत ही कठिन है, जहाँ पर बहुत सारे साधन नहीं है, वहाँ लोगों को पहुँचने में और ठहरने में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। तो ये एक इस तरह का सुझाव है जो ये बताता है कि वो लोगों की कठिनाइयों के बारे में भी सोचते हैं, केवल अपनी कठिनाइयों के बारे में नहीं। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो हम समझ सकते हैं, जैसे मैं इसी यात्रा वृत्तांत का एक हिस्सा आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने जैसा बताया कि 1948 में उन्होंने यात्रा की थी। हिमाचल प्रदेश उस समय पंजाब का हिस्सा था, अलग राज्य नहीं बना था। और उन्होंने केवल एक यात्री की तरह यात्रा नहीं की थी बल्कि एक साहित्यिक की तरह की है। और वो संस्कृति के अध्येता के तौर पर, नृशास्त्री के तौर पर, प्रकृति और लोक जीवन के प्रति गहरी आस्था रखने वाले संवेदनशील व्यक्ति के तौर पर
राजनीतिक सामाजिक जीवन की गहरी समझ रखने वाले इतिहासविद और विवेकशील व्यक्ति के रूप में उन्होंने ये यात्रा की थी। और इस दृष्टि से उस यात्रा का हमें जो है उसको पढ़ना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। यात्रा वृत्तांत की अंतर्वस्तु जो है, उसका कंटेंट जो है, उसको वो बहुत ही व्यवस्थित रूप में रखते। वे यात्रा का ब्यौरा तारीखों के हिसाब से देते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि कब किस तारीख को वो कहाँ पर गए थे। इसी तरह से वो यात्रा में अपने साहस का भी परिचय देते हैं। वो डायबिटीज़ के मरीज़ थे और उसके बावजूद दुर्गम पहाड़ों पर और लंबी लंबी यात्रा वो पैदल करने से नहीं डरते। एक जगह वो अपनी यात्रा की कठिनाई का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 10 मील के रास्ते में उतराई या समतल पथ पर तो कुछ नहीं मालूम हुआ, किंतु अंतिम 4 मील कड़ी चढ़ाई के थे। धूप भी तेज थी, ऊपर से डायबिटीज वाले आदमी का तालू वैसे ही सदा सूखा रहता है। मत पूछिए अंतिम 4 मीलों में मेरी क्या गत बना दी। कष्ट असह्य था, किंतु हिम्मत छोड़ने की बात न थी। जानता ही था बिना सराहन पहुँचे शरण नहीं। सराहन एक जगह है जहाँ पर उन्हें पहुँचना था, लेकिन उससे पहले उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसको उन्होंने लिखा। लेकिन ख़ास बात यह है कि इन कठिनाइयों के बावजूद उनकी हिम्मत उन्होंने नहीं छोड़ी और वो लगातार आगे बढ़ते रहे। तो यात्रा मनुष्य को मन बुद्धि से उन्मुक्त करती है, जिसमें उसके संस्कार और सामाजिक प्रतिबंध तिरोहित होने लगते हैं। यूरोप की तरह हमारे यहाँ हमारा समाज उतना वर्जना मुक्त नहीं है, लेकिन जब हम यात्रा करते हैं तरह तरह के जाति के लोगों से, तरह तरह के समुदायों से हम जब मिलते हैं तो हम एक तरह से कहना चाहिए कि कुएं के मेंढक नहीं रहते। हमें मालूम पड़ता है कि हमारे से भिन्न तरह के लोग भी हैं, हमारे से जिनकी मान्यताएं अलग है, जिनकी जीवन शैली अलग है, जिनकी वेशभूषा अलग है, जिनकी भाषा अलग है और जिनका पहनावा अलग है, जिनका खान पान अलग है। और इस तरह से हम जो ये समझते हैं कि जैसे हम हैं बस वही हैं, उस धारणा को, हमारी उस संकीर्णता को यात्रा हमें तोड़ती है। तो इसलिए एक अच्छा यात्रा करना जो है व्यक्ति को एक तरह से उन्मुक्त करता है और इस दृष्टि से उनको देखा जा सकता है। यदि मार्ग का अच्छा प्रबंध और खाने रहने के अच्छे स्थान बन जाएं तो भाग्यवानों को वहाँ शिबू उंदुर वर्णा किन्नरी सुरा सुलभ रहेगी। ये वो बीच में लिखते हैं कि वहाँ पर जैसे पहाड़ी जगह है तो वहाँ पर अपनी स्थानीय जो है सुरा वो मिलती है। हालांकि खुद राहुल जी शराब नहीं पीते थे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ठीक से पर्यटन को बढ़ावा मिले तो यहाँ सब तरह के लोग आ सकते हैं और एक तरह से कहना चाहिए कि वो जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्थानों का वर्णन कर रहे हैं, वो करते हैं, वो गांव का वर्णन करते हैं, वो नदी का वर्णन करते हैं, वो मौसम का वर्णन करते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ें करने से यात्रा पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। खास बात यह है कि राहुल जी एक प्रगतिशील लेखक थे। वो जैसा मैं बता चुका हूँ कि वो मार्क्सवादी थे और इसलिए वो अगर किसी यात्रा के दौरान में कुछ ऐसी चीज़ देखते थे जो उन्हें लगता था कि एक तरह से वो पिछड़ापन है, एक प्रतिगामिता है, तो उसकी आलोचना करने से वो झिझकते नहीं थे। जैसे एक जगह उन्होंने वहाँ के एक पंडित जिसको वो नाम देते हैं मूर्ख जपाटानंद, उसके पोंगा पंथ पर वो टिप्पणी करते हैं। इसी तरह से एक भीमकाली के मठ में रामचंद्र जी का खजाना है, इस तरह की बात का उल्लेख करते हैं और उसकी एक तरह से वो कहते हैं कि ये सब बातें जो है वो सही नहीं हो सकती। इसी तरह से वो सरकारी बंगलों को, जिसकी मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ कि किस तरह से यात्री निवासों में, गेस्ट हाउस में बदला जा सकता है,
इसी तरह से उन्होंने ब्राह्मणवाद पर भी, देवताओं पर भी कटाक्ष किया है। ये उनकी प्रगतिशील दृष्टि जो है वो बराबर सामने आती है और वो हर तरह के पक्ष को यात्रा के दौरान जितने तरह के लोग मिलते हैं उन सबको ध्यान में रख कर उनके साथ अपने को संबंध जोड़ते हैं। खास बात यह है कि वो तो एक लेखक थे, कोई बहुत बड़े अधिकारी तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने यात्रा करते हुए वहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को उन्होंने समझा। इतिहास का विवरण देते हुए लोक में प्रचलित उन मिथ्या कथाओं को भी वो उजागर करते हैं जो पौराणिक कथाओं के प्रभाव का परिणाम है। वे इतिहास और भाषा के गलत उपयोग को भी सामने लाते हैं। किस भाषा तत्व या व्याकरण के अनुसार यहाँ के पंडित मूर्ख जापाटानंद से पूछ लीजिए, जो यहाँ से थोड़ी सी नीचे के रावी गांव में सतयुग की पोथी लेकर बैठे हुए हैं। इस पोथी को न इनकी 1000 पीढ़ी पढ़ सकी है और न वह खुद, बल्कि वो पोथी तह पर तह कपड़ों से लिपटी सारे कलयुग में भी न खुली, और यदि राम जी की इच्छा होगी तो आग वाग लगने पर कोयला बनकर ही खुलेगी। तो ये जो लोगों को इस तरह की बातों से बेवकूफ़ बनाते हैं उसकी भी वो तीखी आलोचना करते हैं। आप देखेंगे कि राहुल जी के यात्रा वृत्तांत इस दृष्टि से बहुत सारे पक्ष हमारे सामने रखते हैं। अब हम किन्नर देश की ओर की भाषा शैली पर विचार करें। राहुल जी, जैसा मैंने बताया, वो एक साहित्यकार थे। उन्होंने उपन्यास लिखे, उन्होंने कहानियाँ लिखी, उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा, तरह तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी और बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। इस दृष्टि से अगर हम किन्नर देश की ओर की भाषा देखें तो उनकी भाषा बहुत संप्रेषणीय है। वो जो भी है उसका वर्तमान में हो रहा है इस तरह से वर्णन करते हैं। वर्तमान के वर्णन की शैली है उनकी, और ऐसा लगता है जैसे कि पढ़ते पढ़ते हम भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। पहाड़ी यात्रा होने के कारण लेखन शैली का प्रभाव भी पहाड़ी नदी जैसा है। कभी एकदम तेजी से बहती है, कभी बहुत संकड़ी हो जाती है, कभी जो है छलांगे मार के बहती है। उसी तरह से उनका वर्णन भी है। कभी वो विस्तार से वर्णन करते हैं, कभी वो एकदम एक जगह से दूसरी जगह तत्काल पहुंच जाते हैं और बीच की चीज़ें छोड़ देते हैं। वो ये ज़रूर देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है वो पाठकों की रुचि होगी जिसमें, और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें पाठकों की रुचि नहीं होगी। वो दोहराते नहीं, वो ऐसी बातों में रुचि नहीं लेते जिसमें कि पाठकों की रुचि नहीं होगी। तो इस चीज़ को वो हमेशा ध्यान रखते हैं। प्रकृति का वर्णन भी करते हैं, नदी का वर्णन करेंगे, जैसे देवदारू वृक्षों का वर्णन करते हैं कि कैसे कहाँ पर देवदारू वृक्ष आ रहे हैं और उसके सुंदर वन हैं, उसका वर्णन करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे गाँवों का वर्णन करते हैं, सड़कों का वर्णन करते हैं, कहाँ क्या है वो सब बताते हैं। तो राहुल जी के ये जो यात्रा वृत्तांत है वो निश्चित ही एक लेखक के यात्रा वृत्तांत है, जिसमें कि उनके साथ में इतिहासकार भी है, नृशास्त्री भी है, और एक तरह से कहना चाहिए समाजशास्त्री भी है। और लेकिन वो चूँकि विद्वान थे और कई भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत के भी जानकार थे, तो जैसे कादम्बरी जो बाणभट्ट की रचना है उसमें वर्णित इंद्रायुध का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से ऐसे शब्द पद आपको मिल सकते हैं। किन्नर देश की स्वयं प्रसूता उन्नू वर्णा द्राक्षी मदिरा। आप देखेंगे कि ये सामान्य सहज भाषा नहीं है, तो वो विद्वता जो है कभी कभी उनके झलक जाती है। तो राहुल जी का यात्रा वृत्तांत जो है उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती है, बहुत सारे पक्ष होते हैं, लेकिन ये एक ज़रूर कमी है कि वो भौतिक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसका साहित्यिक और कला पक्ष जो है वो गौण रह जाता है। वो साहित्यिक और कला पक्ष जो दूसरे कई सारे लेखकों की रचनाओं में हमें ज़्यादा उभर कर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इससे राहुल जी के यात्रा वृत्तांत का महत्व किसी भी दृष्टि से कम नहीं होता। धन्यवाद।